हरिहर काका मिथिलेश्वर की लिखी कहानी है। कहानी ग्रामीण जीवन को आधार बनाकर लिखी हुई है। इस कहानी में पारिवारिक संबंधों में व्याप्त मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। मानवीय संवेदनाओं पर चोट करती हुई इस कहानी में इस बात को रेखांकित किया गया है कि जमीन जायदाद के कारण कई बार व्यक्ति अपनों के बीच भी पराया हो जाता है। साथ ही यह कहानी बदलते पारिवारिक मूल्यों को भी बताती है। कथाकार ने हरिहर काका के द्वारा वृद्ध व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह रखता है और उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हो गए हैं। कोई भी बिना स्वार्थ के उनकी मदद नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचार्यों की स्वार्थ लिप्सा को भी यह कहानी बताती है। धर्म की आड़ में पल रही हिंसा वृत्ति को भी उजागर किया गया है। कक्षा 9 में एक लेख है जिसमें धर्म की आड़ के बारे में बताया गया है। लेख बेहद संजीदगी से बताता है कि किस प्रकार से धर्म की आड़ व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। लेख गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखा गया है, जो स्पर्श भाग 1 में है। इसी प्रकार यह लेख इस कहानी से भी जुड़ता है, क्योंकि यह कहानी आज के ग्रामीण जीवन की ही नहीं बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी बखूबी अभिव्यक्त करती है। कहानी शुरू होती है जिसमें कहानी में सर्वप्रथम हरिहर काका का आपको परिचय मिलता है। कहानी में बताया गया है कि हरिहर काका उसी गांव में रहते हैं जिसमें लेखक रहता है। हरिहर काका के 4 भाई हैं, उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है। हरिहर काका के 2 विवाह होते हैं, किंतु उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे सकी और उनकी मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए। वे अब अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में 60 बीघे खेती योग्य जमीन है। यदि इसे बांटा जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आती है। उनकी कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनकी जमीन पर है और यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी में लेखक और हरिहर काका के बीच संबंधों के बारे में स्पष्टता से बताया गया है। हरिहर काका और लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने उसे बहुत आत्मीयता के साथ प्यार किया, विशेष रूप से तब जब लेखक बहुत छोटा था। इसका एक कारण यह भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर कर देते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातें भी लेखक के साथ बांटा करते थे। इसलिए कहानी में लेखक आपको हरिहर काका के बहुत नजदीक लगेंगे। व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन साधारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन हरिहर काका के स्वभाव में जो परिवर्तन आता है उसका कारण परेशानियां हैं। अपनी परेशानियां एवं अपनी निजी बातें वे लेखक को भी बताना अब कम कर देते हैं। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई है। वह कोई ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह उससे अपनी सभी निजी बातों को साझा करें। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका के परिवार तथा धार्मिक समुदाय ने, जिसे पाठ में ठाकुरबाड़ी कहा गया है, उन्हें बहुत दुख दिए हैं, जिससे वे परेशान रहने लगे थे और इस परेशानी का अंत उनके मौन के रूप में हुआ। ज़्यादातर व्यक्ति जब अपनी परेशानी के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो वे अक्सर मौन धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार हरिहर काका कोई बात नहीं करते थे, किसी से बात नहीं करते थे और चुपचाप बैठे रहते थे, यही व्यवहार एक बेहद परेशान व्यक्ति की निशानी है। लेखक ने जब जाना कि हरिहर काका बेहद परेशान हैं, तो उन्होंने ठाकुरबाड़ी के बारे में और गंभीरता से सोचना शुरू किया। कहानी में इसी प्रकार से ठाकुरबाड़ी का गांव में महत्व बताया गया है।
गांव में ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना के विषय में ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। हाँ, इतना अवश्य पता है कि एक संत आकर यहाँ रहने लगे थे। लोगों ने मिलकर चंदा आदि एकत्रित किया और यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरबाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व है कि जब भी कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने की बात सोचते हैं या कोई व्यक्ति अपने घर में कुछ शुभ कार्य करने की सोचता है, तो वह ठाकुरबाड़ी में आकर मनौती मानता है, क्योंकि ठाकुरबाड़ी पर सबको बहुत विश्वास था। ठाकुरबाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता है। इसके पास बहुत जमीन जायदाद है। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता है। जब कभी गांव में कोई भी आपदा आती है तो ठाकुरबाड़ी के द्वारा सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के द्वार सभी के लिए खोल दिए जाते हैं। इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि ठाकुरबाड़ी सबकी मदद करने के लिए अपने दिल से और अपने पूरे ईमानदारी से आगे आती है। कहानी में आप आगे इस बात को विस्तार से जानेंगे। लेखक ठाकुरबाड़ी के विषय में कुछ अलग राय रखते हैं। लेखक की राय ठाकुरबाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है। उसके विचार से यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ करते धरते नहीं हैं। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। इसके अलावा वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं, जिनमें लोग फंस जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में आपको यह बताया जाता है कि हरिहर काका का जीवन किस तरह मुसीबतों से भरा, किस तरह उनके जीवन में मुसीबत आरंभ हुई। शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्ण चलता रहा। कुछ सालों के बाद उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। उनके मान सम्मान में भी कमी आने लगी। घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता था। यदि वे बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी पीने के लिए भी परेशान होना पड़ता था। बीमारी में वह स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरी किया करते थे। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। यहाँ पत्नियों की याद आने से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में विवाह साथ के लिए करता है, कि उसे एक साथ मिले, और वह साथ तब उसके ज़्यादा योग्य होता है, तब उसको ज़्यादा याद आता है जब उसे ज़रूरत होती है। अब क्या ऐसा कारण हुआ कि हरिहर काका का अपने परिवार से मोहभंग हो गया? मोहभंग का यहाँ अर्थ है कि हरिहर काका को भी विश्वास हो गया कि उनका परिवार स्वार्थ के वशीभूत है, वह उन्हें सच्चा प्यार नहीं करता। अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके परिवार के प्रति मोह को समाप्त कर दिया। एक बार उनके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव में आया। उसकी खूब खातिर की गई, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया। हरिहर काका इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली को पटक दिया और घर छोड़कर निकल गए। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था। इसी क्रम में हरिहर काका का संबंध ठाकुरबाड़ी से बढ़ा। अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी समय मिलने पर ठाकुरबाड़ी जाया करते थे। ठाकुरबाड़ी के महंत इस बात को जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। अतः निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ठाकुरबाड़ी के महंतों ने हरिहर काका को बरगलाने या गलत रास्ता दिखाने का प्रयास निश्चित रूप से किया होगा। जब महंत को हरिहर काका के गुस्से के विषय में पता चला तो वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने उन्हें समझाया कि उन्हें मोह माया के फेर में न पड़कर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और यह भौतिक जगत भी सही रहेगा। इस बीच हरिहर काका की खूब खातिरदारी की जाती रही। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, उनका पूरा मान सम्मान किया गया। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे तो इससे लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमें ठाकुरबाड़ी का चरित्र पता चलता है, महंतों का चरित्र पता चलता है कि एक परेशान व्यक्ति से भी वे उसकी संपत्ति ले लेना चाहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम जानेंगे कि किस प्रकार
ठाकुरबाड़ी के महंतों का और हरिहर काका के भाइयों के स्वभाव में कोई विशेष अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। कहानी में हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में रहने के बाद अपने घर वापस जाते हैं, लेकिन यह घर वापस जाना साधारण नहीं है। हरिहर काका जब घर छोड़कर गए थे तो उनके भाइयों को इस बात का पता नहीं चला था। जब वे लोग खलिहान से लौटे, खेतों से लौटे, तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह भी पता चला कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को प्रलोभन दिए गए हैं, लालच दिया गया है। उन्हें लगा कि यदि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महंतों की बात में आ गए तो उनके हाथों से भाई की जायदाद चली जाएगी। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत बुरा भला कहा कि उनके कारण उनके बड़े बड़े भाई घर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद वे लोग ठाकुरबाड़ी गए और अपने भाई से वापस चलने की विनती की। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर जाने को राजी हुए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनकी खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका घर न छोड़े। इनकी खातिरदारी देखकर हरिहर काका को भी लगा कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। उनका दिल घर के सदस्यों के लिए पसीज गया। लेकिन यहाँ हरिहर काका गलत थे। हमें कहानी पढ़ते हुए यह मालूम चल रहा है कि किस तरह भाइयों ने अपने स्वार्थ के कारण, अपने उस डर के कारण कि कहीं हरिहर काका अपनी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम न कर दें, इस तरह का व्यवहार किया। एक तरह से अच्छे व्यवहार का ढोंग रचा। गांव में एक बहुत प्रचलित बात है कि छोटी सी बात आग की तरह फैलती है। यदि आज मीडिया होता और ठाकुरबाड़ी में मीडिया सक्रिय होता, गांव में मीडिया सक्रिय होता, जैसा कि आज वर्तमान में होता है, तो ठाकुरबाड़ी की सारी बातें, हरिहर काका के परिवार की सारी बातें निश्चित रूप से बाहर निकलती। क्योंकि इस समय गांव में तरह तरह की चर्चाओं को बल मिला हुआ है। हरिहर काका द्वारा घर छोड़कर एक रात के लिए ठाकुरबाड़ी में रहने और उनके भाइयों द्वारा अनुनय विनय करने पर वापस घर जाने वाली बातें गांव में फैल चुकी थीं। इस बीच लोगों ने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी थी, जैसे हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोगों की राय इससे भिन्न थी। वे सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के ही नाम कर देनी चाहिए। इस तरह दो गुट बन गए थे। अब हरिहर काका के मन में उलझन हो गई और हरिहर काका लेखक से मंत्रणा करने निकले। एक दिन हरिहर काका ने अपने मन की उलझन लेखक को बता ही डाली। लेखक को लगा कि हरिहर काका उलझन के कारण सही निर्णय नहीं कर पा रहे। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जिन्होंने भी ऐसा किया था उनका जीवन नरक समान हो गया था। लेकिन कहानी यूं ही अंत नहीं हो जाती। स्वार्थी लोग अपना कार्य जरूर करते हैं और अपना अंतिम प्रयास करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है, जैसे घृणा व्यक्ति को क्रोधित और बेवकूफ बनाती चली जाती है। हरिहर काका का अपहरण हो जाता है। इसी बीच एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। महंत और उसके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु उसकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाइयों को छुड़वा लिया। यहाँ भाई भी संपत्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब हरिहर काका के सामने सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। उन्हें लगने लगा कि न तो ठाकुरबाड़ी के महंत और न ही उनके सगे भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करते हैं। वे सब केवल उनसे उनकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपनी जमीन जीते जी किसी के नाम नहीं करेंगे। जमीन जायदाद और अपनों के व्यवहार के विषय में भी कहानी बेहद स्पष्टता से आपको कहती है। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे।
एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और जमीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से पूरी तरह से मोहभंग हो चुका था। हरिहर काका का मोहभंग एक बार पहले हुआ था जब भतीजे का मित्र आया था, और उसके बाद हरिहर काका से जब क्षमा मांगी गई तो हरिहर काका ने एक मौका और दिया, लेकिन इस बार इस मारपीट के बाद हरिहर काका का पूरी तरह मोहभंग हो चुका था। उन्हें पुलिस सुरक्षा दे दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गांव में हरिहर काका की ही चर्चा थी। कोई उनकी ज़मीन को उनके भाइयों को देने संबंधी विचार प्रकट करता था तो कोई उस ज़मीन को ठाकुरबाड़ी को दान दे देने पर जोर देता था। इस प्रकार पूरे गांव में केवल यही एक चर्चा चलती रहती थी। लेकिन विभिन्न घटनाओं का हरिहर काका पर क्या प्रभाव पड़ा? अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे। वे किसी से कुछ नहीं कहते थे, केवल खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते थे। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी हरिहर काका के खर्च पर मौज उड़ा रहे थे। तो इस तरह यह कहानी सर्वप्रथम तो वृद्धावस्था के जीवन के बारे में बताती है। कहानी यह भी बताती है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ थी। कहानी महंत और उनके भाइयों को, हरिहर काका के भाइयों को एक ही श्रेणी में रखती है, स्वार्थ की श्रेणी में। कहानी में बताया गया है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, और कहानी पढ़कर आपको यह एहसास होता है कि हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति हो सकती थी। अब आप लोगों को यह देखना है, हर श्रोता को, हर पाठक को, कि हरिहर काका जैसी हालात में यदि कोई हो तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। लेखक ने हरिहर काका की मदद की। हमें मदद करने के लिए सर्वप्रथम एक अच्छा श्रोता बनना होगा, जैसे लेखक एक अच्छा श्रोता था। मदद करने के लिए दूसरे का विश्वास जीतना होगा। विश्वास पाना और विश्वास को बनाए रखना बेहद मुश्किल कार्य है। कहानी हमें स्पष्ट संदेश देती है कि दिया हुआ धोखा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम देख सकते हैं कि बड़े भाई किस तरह अपने हरिहर काका को धोखा देते हैं, किस तरीके से महंतों ने हरिहर काका को धोखा दिया। तो आप इस स्थिति में हैं कि आप जान गए। हरिहर काका जब यह कहते हैं कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अर्थात कहानी ने हमें स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भय और किसी भी प्रकार का धोखा व्यक्ति को बिल्कुल मौन कर देता है और उसे अपने अंदर अपना एक जीवन बनाने के लिए तैयार कर देता है, और व्यक्ति मृत्यु से डरना बंद हो जाता है, क्योंकि वह जीते जी अपने सामने रिश्तों की मौत देखता है। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश्वर की यह कहानी कल भी उपयोगी थी, और मिथिलेश्वर की यह कहानी आज भी हमें समाज में वृद्धों की स्थिति पर सोचने के लिए विवश करती है। आपका आभार।